एक नंबर क्वेश्चन है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। तो देखिए, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h भी होती है, जहां h क्या है, प्लांक का नियतांक है, और यहाँ पर दोस्तों v होता है जो कि आवृत्ति है। यही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। समझिएगा, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या प्लांक बताए थे कि प्रकाश की ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। ठीक है, और ये फोटोन जो है E बराबर h भी होती है। यहाँ पर फोटोसेल क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। फोटोसेल यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग देखिए विद्युत नेत्र यंत्र में किया जाता है। इस यंत्र को चोर सूचक घंटी भी कहा जाता है। और दूसरा का पॉइंट इसका है, फोटोसेल का उपयोग सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रोगली संबंध को प्राप्त करें, बताइए। तो देखिए द्रव्य तरंगे, डी ब्रोगली ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जब कोई द्रव कण यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गतिमान होता है तो वह तरंग की तरह व्यवहार करता है। डी ब्रोगली बताए थे कि जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिमान होता है तो वह तरंग की तरह व्यवहार करता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंग कहा जाता है या डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है। द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति भी हो तो फोटोन ऊर्जा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्यफलन क्या है अथवा किसी धातु के कार्यफलन की परिभाषित करें। ठीक है ना, तो कार्यफलन समझिएगा, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में जितना ऊर्जा खर्च होती है, वह का मतलब होता है खर्च होती है, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कुछ बात है, सीजियम के लिए इतना वोल्ट है, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनिश्चित सिद्धांत से देखिए ये अलग चीज़ एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फोटोन के गुण लिखें। तो फोटोन के गुण है इस प्रकार, पहला फोटोन विद्युत उदासीन होता है फोटोन। और दूसरा का पॉइंट है, विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है जो प्रकाश के वेग से गमन करती है। तीसरा का पॉइंट, फोटोन का वितरण हो सकता है। और इसका चौथा पॉइंट है, फोटोन की ऊर्जा E बराबर h भी होती है, जहां V आवृत्ति और h प्लांक नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। और दूसरा का पॉइंट है, एक्स किरणें के द्वारा क्रिस्टलों की और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, मान लीजिए किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्स किरण के ही आधार पर पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो प्रयोग द्वारा ऐसा पाया जाता है कि नाभिक की आयतन उसके द्रव्यमान परमाणु की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। जैसे देखिएगा, नाभिक की जो आयतन होता है ना, नाभिक यानी न्यूक्लियस जितना जगह घेरता है तो परमाणु के द्रव्यमान संख्या वो दोनों समान होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक बात दिया हुआ है कि नाभिक का घनत्व लगभग 1017 kg प्रति मीटर क्यूब कोटि की होती है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नाभिकीय विखंडन और एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? तो नाभिकीय विखंडन वैसी प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक के लगभग बराबर नाभिकों में विखंडित होने पर पर्याप्त ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, जब कोई भारी परमाणु नाभिक वाला है, दो बराबर जब कोई भारी है और ये दो बराबर समान परमाणु भार वाले नाभिक में टूटता है तो उसमें क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है इसका, नाभिकीय संलयन दो हल्के परमाणु नाभिक के संलयन हो जाने से एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया जिसमें विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए, जब दो जो है समान परमाणु नाभिक मिलता है और बड़े नाभिक परमाणु के निर्माण करता है तो इसको ये प्रक्रिया होने में क्या होता है कि बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उत्पन्न होती है, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नाभिकीय बल क्या है, इसके गुण को लिखें। तो नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कण के बीच प्रबल आकर्षण का नाभिकीय बल कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस बल के कारण नाभिक के कण आपस में जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, उसको हम नाभिकीय बल कहेंगे। और इसके गुण जो है यहाँ देखिएगा, इसके गुण है नाभिक बल आकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल जो है आकर्षण होता है, नाभिकीय बल अत्यंत लघु प्रासी बल होती है। और तीसरा है नाभिकीय बल अवैधुत तथा अगुरुत्वीय होते हैं। और चौथा जो है नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियों का उल्लेख करें। तो देखिए, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है। बोर जो है, ये वैज्ञानिक इन्होंने अपना मॉडल दिए तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई जानकारी नहीं मिला। और दूसरा का पॉइंट है स्पेक्ट्रल रेखाओं की अपेक्षित तीव्रता के विषय में ज्ञान नहीं देता है। यानी स्पेक्ट्रम जब प्राप्त होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी रेखा जो है कोई नहीं ज्ञान बता पाता है। और इसकी बात अगला है, यह मॉडल जटिल परमाणुओं एक से अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। और चौथा पॉइंट है, यह मॉडल तरंग संख्या के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, कैथोड किरणें क्या है, समझाएं। कैथोड किरणें बहुत से इलेक्ट्रॉन के तेजगामी प्रवाह से जो सभी तत्वों में उपस्थित होती है। दोस्तों देखिएगा, कैथोड किरण जो है, इलेक्ट्रॉन जब तेज से चलता है तब जाके वो क्या है, कैथोड किरणें उत्पन्न होती है और ये सभी तत्वों में रहता है। इसकी गुण जो है इस प्रकार है, ये कण ऋण आवेशित होता है। ठीक है। और इसकी मात्रा तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात इसका आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻⁻⁹ तथा 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेज़र, जिसको लेसर लिखा हुआ है, लेसर प्रकाश के गुणों एवं उपयोगों को लिखें। तो देखिए, इसके गुण जो हैं इस प्रकार है, लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। दूसरा का है, ये अति कला संबंध होता है और ये अति दिशात्मक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, और इसका उपयोग जो है दोस्तों हीरे में छिद्र करने में किया जाता है और चिकित्सा विज्ञान में लेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अर्ध आयु क्या है?
अर्ध आयु क्या है? तो देखिए, प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधा परमाणु के विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। मान लीजिए दोस्तों, कोई ये परमाणु है, इसको टूटने में, आधा टूटने में कोई समय लगता है, ठीक है, निश्चित समय लगता है। जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित होती है, उस समय को रेडियो एक्टिव का अर्ध आयु कहा जाता है। देखिए, जितने समय में ये पूरा है और ये टूट के आधा हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे अर्ध आयु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, औसत आयु क्या है? औसत आयु, देखिए, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु की औसत आयु सभी परमाणुओं के आयु के क्षेत्र को परमाणुओं की कुल संख्या से भाग दिया जाता है, तो जो राशि प्राप्त होता है उसे औसत आयु कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई तत्व है, ए तत्व है, फिर बी तत्व है, फिर सी तत्व है, तो हमें औसत आयु ज्ञात करना है। तो हम देख लिए ए प्लस बी और प्लस सी, ये कितना है? 3 है। तो अगर हम 3 से इसको भाग देते हैं तो जो निकल के आएगा हम उसको बोलेंगे औसत आयु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है? इसके 2 उपयोग भी बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है ना, नाभिकीय विखंडन, तो उसके बाद इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसका उपयोग देखिएगा, इसके द्वारा अनेक तत्व को रेडियो आइसोटोप बनाए जाते हैं। इसके द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, द्रव्यमान क्षति क्या है? तो देखिए, द्रव्यमान मतलब किसी परमाणु के द्रव्यमान की बात की जा रही है। द्रव्यमान क्षति सभी नाभिकों के लिए यह देखा गया है कि नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। यानी द्रव्यमान के इस अंतर को नाभिकीय द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। देखिए, आप समझिएगा, आप लोग जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसका मान और इसका मान, यानी अब हम द्रव्यमान संख्या निकालना होगा और इसका मान और इसका मान जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या से थोड़ा सा कम आएगा, तब हम उसको बोल देंगे नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? तो देखिए, किसी भी नाभिक को उसके घटक कणों में अलग अलग करने के लिए जितने बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी भी नाभिक को उसके घटक कणों में अलग अलग, मान लीजिए कोई नाभिक है और इसके कण है, नाभिक वाला कण, तो इसको हमें अलग करने में बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा, बाहरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति AM हो तो उसकी नाभिकीय क्या ऊर्जा उसकी क्षति करेगी। अगला क्वेश्चन जो है, रदरफोर्ड के प्रयोग में निकटता की न्यूनतम दूरी परिभाषित करें, अथवा नाभिक का एक समान नाभिक घनत्व क्यों होती है, ये भी बताइए। देखिए, वह समीपतम पहुंच जहां नाभिक की दिशा में गतिशील एक ऊर्जा युक्त कण विराम अवस्था में आने से पूर्व पहुंच सके तथा फिर उसी मार्ग पर लौट आए, निकटतम की न्यूनतम दूरी कहलाती है। देखिए, कहने का मतलब है कि जब कोई नाभिक है, नाभिक
जहाँ नाभिक के दिशा में गति कर ऊर्जा कण विराम अवस्था में आने से पूर्व, जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और यहाँ पर कण गति कर रही है और इधर की ओर आ रही है, तो फिर उसी मार्ग पर लौट आए और मान लीजिए इधर में आ रही है, ठीक है, ये कण और फिर यहाँ से ये इधर आ जा रही है, तो निकट जब यहाँ नाभिक के निकट जब आ रही है तो फिर वहाँ से ही फिर वापस चली जा रही है। तो जब नाभिक के नज़दीक आ रही है तो ये कण और नाभिक के बीच के कण की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को निकटता की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझिएगा। नाभिकीय घनत्व किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है, इसलिए सभी नाभिक एक समान नाभिक घनत्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शीतलक एवं नियंत्रक छड़ के उपयोग। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़ के उपयोग निम्नलिखित हैं। मंदक, इसका उपयोग तीव्र न्यूट्रॉन के गति को मंद करने के लिए किया जाता है। देखिए नाभिकीय विखंडन में होता है, मंदक का काम होता है कि जो न्यूट्रॉन की गति बहुत तेज होती है उसी गति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साधारणतः मंदक के रूप में भारी जल, साधारण जल, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो है शीतलक। शीतलक क्या होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्रित भारी जल, हवा तथा CO का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा को कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, नियंत्रक छड़। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बाद उत्पन्न न्यूट्रॉन के नियंत्रित अवशोषण के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है, ताकि नाभिकीय अभिक्रिया अभिनियंत्रित न हो जाए। कैडमियम इसमें उसके बोर्न नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होती है, क्यों? तो देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति नाभिक में स्थिरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या भारी नाभिक में प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। देखिएगा, समझिएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित रहती है, ठीक है ना, वो नाभिक में जो न्यूट्रॉन रहती है वही स्थिरता करती है, मतलब नाभिक को स्थिर रखती है, इसीलिए उसका भार क्या है? प्रोटॉन से ज़्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, नाभिक में से बीटा कण उत्सर्जित से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती है, लिखिए। तो देखिए कि अल्फा कण अगर निकलेगा, यहाँ जब अल्फा कण नाभिक कण से निकलता है, यानी किसी नाभिक से अल्फा कण निकलता है, तो आवर्त सारणी में उसकी परमाणु संख्या 2 गो बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 गो भी क्या है, देखिए नाभिक से बीटा कण उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलाव लाती है। तो जब नाभिक से कण निकलते हैं तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 2 स्थान से तथा द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है। जबकि नाभिक से बीटा कण निकलता है तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1 स्थान बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अल्फा किरणें के गुण। तो अल्फा किरणें के गुण जो है इस प्रकार हैं,
हीलियम नाभिक है। अल्फा किरणें जो है वास्तव में हीलियम का नाभिक है, अर्थात इस कण पर 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालता है। और यहाँ अगला पॉइंट है, इन किरणों के चाल प्रकाश की चाल से काफ़ी कम यानी 1/16वां भाग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बीटा किरणें के गुण। ये किरणें ऋण आवेशित कण से मिलकर बना होता है। ये किरणें विद्युत चुंबक तथा विद्युत क्षेत्र और तथा चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित हो जाती है। ये किरण की आयनीकरण क्षमता किरण की अपेक्षा 1वां भाग होती है। 1/, मतलब 100वां भाग, ये 1/100वां भाग होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। और इसकी अगला पॉइंट जो है, इन किरणों की वेधन क्षमता कणों की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेटों की अधिक प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन जो है, गामा किरणें के गुण लिखें। गामा किरणें के गुण इस प्रकार हैं। ये किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन किरणों को ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात ये आवेश रहित होते हैं। ये किरणें प्रकाश की चाल में गमन करती है और ये किरणें का है आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है और इनकी वेधन क्षमता भी सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बोर के अस्थाई कक्षा से आप क्या समझते हैं? अस्थाई है दोस्तों, यह है ये। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्पन्न नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को अस्थाई कक्षा कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, बोर बताए थे कि नाभिक ये है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो विकिरण नहीं उत्पन्न करता है, इसलिए जो कक्षाओं की स्थिर कक्षा कहा जाता है, जो स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समस्थानिक एवं समभारिक से आप क्या समझते हैं? देखिए, समस्थानिक किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है, समभारिक ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है? तो आइंस्टीन के सापेक्षा सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। मतलब आइंस्टीन अपने सिद्धांत में बताए थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है और द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच निम्नलिखित संबंध होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं E = mc², जहाँ c प्रकाश की चाल। इसे ही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध कहा जाता है।